हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं यूनियन बजट 2025-26 की। हो सकता है आपने अभी तक बहुत सारी रील्स देख ली हो, इसके रिलेटेड कई सारी न्यूज़ पढ़ ली हो, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम बहुत डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप कोई एमबीए एस्पिरेंट हो जो आगे इंटरव्यूज के लिए अपीयर करना चाहता है या इकोनॉमी के अंदर वो इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भाई क्या रहा पूरा यूनियन बजट का डिटेल्ड डिस्कशन आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। थोड़ी सी लंबी होने वाली है वीडियो, इसको एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बजट 2025, ये फर्स्ट कंप्लीट बजट है मोदी गवर्नमेंट 3.0 का। तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर पहले इलेक्शन से पहले इंटरिम बजट आया था, उसके बाद इलेक्शन के बाद भी जो रिमेनिंग बजट था उसको निकाला गया, और अब ये पूरे साल का बजट होने वाला है फॉर दी अपकमिंग फिस्कल ईयर 2025-26 के लिए ये बजट होने वाला है। लेकिन इससे पहले हम इसको स्टार्ट करें, कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यूज जानते हैं बजट से रिलेटेड कि फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया जो कि ब्रिटिशर्स लेके आए थे 1860 के अंदर, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन जेम्स विल्सन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे, उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था टू दी ब्रिटिश क्राउन। फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया R.K. शनमुखन चेट्टी जो कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने डिलीवर किया था 26 नवंबर को, और 26 नवंबर ही वो डे भी है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हमारा फाइनलाइज हो गया था। उसके बाद लॉन्गेस्ट बजट स्पीच 1 फरवरी 2020 को निर्मला सीतारमन जी की थी। काफ़ी लंबी ये स्पीच थी, कोविड से पहले की स्पीच। हैविंग मोस्ट वर्ड्स 1991 मनमोहन सिंह जी की थी। शॉर्टेस्ट स्पीच 1977 की थी। मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट्स जो है वो मुरारजी देसाई के है 10। हो सकता है कि निर्मला सीतारमन जी इनको पीछे छोड़ दे और मुरारजी देसाई से आगे निकल जाए नंबर ऑफ बजट्स प्रेजेंट करने में। चिदम्बरम के 9 एंड प्रणब मुखर्जी के 8। उसके बाद फर्स्ट पेपरलेस बजट 2021-22 का था कोविड पेंडेमिक की वजह से। फर्स्ट वुमेन जो थी वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया था। उसके बाद निर्मला सीतारमन है जो 2019 से प्रेजेंट कर रही है। और बजट का एक्चुअली ये इनफॉर्मल नेम बजट होता है, इसका जो एक्चुअल नेम है, फॉर्मल नेम है, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ही मेंशन्ड है। मैं आपको अगर एक बात बताऊं यूनियन बजट्स के बारे में, तो बहुत साल पहले तक, मतलब बेसिकली इलेक्शन आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, जो यूनियन बजट है वो शाम में 5 बजे प्रेजेंट किया जाता था। क्यों? बिकॉज ये लंदन टाइम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट किया जाता था कि वहाँ पे अगर यहाँ पे 5 बज रहे तो वहाँ पे लगभग आप देख सकते हो कुछ 12 या 1 बज रहे होंगे, ताकि इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जा सके। और ये जो है वो ऑलमोस्ट 50 साल चीज़ चलती रही, और उसके बाद इसका टाइम चेंज करके 11 बजे कर दिया गया 1999 में। फ्रॉम द ईयर 2017 जो बजट की डेट है वो 1 फरवरी रख दी गई, क्योंकि इससे एडिशनल टाइम मिल जाता है अप्रोप्रिएशन का, मनी का, कि जिन जिन डिपार्टमेंट्स को पैसे भेजने हैं उन सब का अप्रोप्रिएशन का टाइम मिल जाता है। एंड 2016 से पहले रेल बजट अलग से होता था, लेकिन अब रेल बजट को भी यूनियन बजट के अंदर ही कंबाइन कर दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम आगे स्टार्ट करें तो हमारा जो MBA लाइव बैच है, अचीवर्स बैच, वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। एंड स्टार्ट डेट है 15 फरवरी से लेकर 30 नवंबर तक। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो आपको कंप्लीट डिटेल्स हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। इसके ऊपर कुछ डिस्काउंटेड कूपन कोड्स भी है जिनको आप अवेल कर सकते हो और अच्छा खासा डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। इसके में अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी इस नंबर पर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बजट से पहले क्या होता है, बजट से पहले होता है इकोनॉमिक सर्वे, जिसके अंदर एक रिपोर्ट आती है कि इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो इकोनॉमिक सर्वे इस बार आप देख सकते हैं कि कुछ खास नहीं था। आप देख सकते हो कि ओवर द ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो GDP ग्रोथ है वो गिरती ही जा रही है। 2024-25 के अंदर 6.4 थी, और अब इसे इस बार की एस्टिमेशन है कि 0.5% का अगर हम गैप लेके चले तो 6.3 से 6.8 रहेगी, यानी कि लगभग उतनी ही रहेगी जितनी पिछले साल है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न भी है। और फर्दर इकोनॉमिक सर्वे में ये देखा गया कि GDP ग्रोथ रेट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो बढ़ी है मार्जिनली। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 329 थी, इस बार 332 हो गई है, 4 मिलियन टन से ये बढ़ी है। फिस्कल डेफिसिट काफ़ी कंट्रोल में आता जा रहा है। क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, अभी आगे डिस्कशन करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है बजट के अंदर, 3.2% हो गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी लास्ट ईयर से 5.2 से 5.9 हो गया। एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स
कम होते जा रहे हैं, क्योंकि रीजन बीइंग आरबीआई को हैवी सेलिंग करनी पड़ रही है बिकॉज डॉलर बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। तो इसी वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स इंडिया के कम होते जा रहे हैं। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देख सकते हो कि 2020-21 में 2.1% था, जो कि इस बार 2023-24 में बढ़ के ऑलमोस्ट 3.2% ऑफ द जीडीपी हो गया। फिस्कल डेफिसिट के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है आगे डिस्कशन करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट में रहना और फिस्कल प्रूडेंस में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट का टारगेट जो रहा था पिछले साल, उसमें आप देख सकते हो 5.6% ऑफ द जीडीपी फिस्कल डेफिसिट रहा है। अगर हम देखें कि फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे हमारे घर का भी बजट होता है, हमारे घर में बजट क्या होता है कि यार हमारे पैसे कहाँ से आने हैं, किसी को सैलरी से आने हैं, किसी को रेंट से आने हैं, किसी को और किसी चीज़ से पैसे आने हो, और पैसे खर्च कहाँ होने हैं। तो गवर्नमेंट ने भी ये लगाया एक एस्टिमेशन, और ये एस्टिमेशन से ही होता है कि कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज पे लगता है उससे 17% पैसा आएगा, इनकम टैक्स से 22% पैसा आएगा, पर्सनल इनकम टैक्स से, कस्टम से 4% आएगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 5% आएगा, जीएसटी से 18% पैसा आएगा, नॉन टैक्स रिसीट 9% है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट 1% है, लेकिन जो मैक्सिमम पैसा आएगा वो 24% आएगा बोरोइंग से, कि सरकार को 1/4 ऑफ द बजट का पैसा बोरो करना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हो कि बजट का साइज बेसिकली जो ये पूरा 50 लाख करोड़ का ये जो बजट है उसमें आप देख सकते हो कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो आने वाला है वो 42 लाख करोड़ रुपीस का आने वाला है, एंड जो नेट टैक्स रिसीट्स है यानी कि जो फाइनल शेयर, क्योंकि स्टेट्स को भी पैसा देना पड़ता है, वो 28 लाख करोड़ रुपए है। मार्केट लोन्स जो गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे वो 11.54 लाख करोड़ रुपीस है। डेट रिसीट्स अगर इन सबको जोड़ दें तो डेट रिसीट्स जो गवर्नमेंट लोन लेगी वो 15.69 लाख करोड़ रुपीस लेगी। तो आप सोच सकते हो कि 15.5 लाख करोड़ रुपए का लोन गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा इस साल के लिए। अब ये जो पैसा आएगा ये खर्चा कहाँ होगा? अब देखो ऑब्वियसली अब जब लोन लिया है तो उसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो 20% ऑफ दी जो बजट है वो तो इंटरेस्ट पेमेंट में ही जाने वाला है। सबसे बड़ा कंपोनेंट आफ्टर स्टेट्स शेयर टैक्सेस एंड ड्यूटीज जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में आएगा, जो ये पैसा बोरो होता है हर साल सरकार चलाने के लिए। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स के अंदर 16% जाएगा, डिफेंस के अंदर 8% जाएगा, मेजर सब्सिडीज में 6% जाएगा, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में 8% है, पेंशन में 4% है, अदर एक्सपेंडिचर 8% है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8% ये पैसा जाने वाला है। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से ये पैसा जाने वाला है कि स्कीम एक्सपेंडिचर में 21 लाख करोड़ रुपए जाने वाले हैं, जो कि अलग अलग स्कीम्स के अंदर जाएंगे, जिसमें फर्टिलाइजर्स है, फूड है, पेट्रोलियम है, सब्सिडी है, इकोनॉमिक सर्विसेज है, एंड ट्रांसफर एस्टैब्लिशमेंट्स एंड अदर एक्सपेंडिचर्स में आप देख सकते हो 29 लाख करोड़ रुपए जाने वाले, जिसमें सैलरी है, पेंशन है, अदर्स हैं, उसके बाद ट्रांसफर्स टू स्टेट है, स्टेट को जो पैसा शेयर करना पड़ता है जीएसटी का, उसके बाद अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर्स जो है 1.2% है, इंटरेस्ट पेमेंट मेजरली 12.5% है। तो अगर हम एक एस्टिमेशन देखें कि सबसे ज्यादा पैसा जो एक कॉज ऑफ कंसर्न है जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है इंटरेस्ट पेमेंट पे। आप देख सकते हो कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है 10,63,872 करोड़, तो ये 2023-24 में हुआ, और अब 25-26 का जो एस्टिमेट है कि 12,76,378 करोड़ रुपए जो है वो तो इंटरेस्ट पेमेंट में ही जाना है, जो इतने सालों से पैसा लिया हुआ है। बाकी सारी चीजों में आप देख सकते हो कि पेंशन में पैसे जाने हैं, डिफेंस के अंदर ऑलमोस्ट हम 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं, फिर सब्सिडीज हैं, एजुकेशन के अंदर 1,28,000 करोड़ रुपए, यहाँ पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए एजुकेशन का बजट। उसके बाद होम अफेयर्स के अंदर इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज में 2,33,211 करोड़ रुपए का बजट है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो 60,000 करोड़ रुपीज है। लेकिन यानी कि जो सबसे बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम होती है वो होती है ये इंटरेस्ट पेमेंट। अगर हम देखें कि गवर्नमेंट कितना पैसा स्टेट्स को दे रही है, यानी कि जो गवर्नमेंट शेयर ऑफ टैक्सेस है, यूनियन टैक्सेस, वो स्टेट्स के साथ भी शेयर करने पड़ते हैं। तो इस साल लास्ट ईयर से बढ़ के ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ रुपए बनने वाला है कि 25,60,000 करोड़ रुपीज जो सेंट्रल शेयर ऑफ टैक्सेस है वो स्टेट्स को एंड यूटीज को डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम बात करते हैं कि डेफिसिट कहां कहां है और कितना आ रहा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है वर्ड फिस्कल डेफिसिट।
फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब बजट का खर्चे ज्यादा हो रिसीट से, लेकिन इसमें से बोरोइंग्स हटा देना है। तो इस बार का फिस्कल डेफिसिट ये एस्टिमेशन है कि 15,68,936 करोड़ रुपए का हमें फिस्कल डेफिसिट है, जो कि 4.4% ऑफ दी जीडीपी है। थैंक गॉड एटलीस्ट परसेंटेज टर्म्स में तो ये कम हुआ। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट तब होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रेवेन्यू रिसीट्स कम हो। तो रेवेन्यू डेफिसिट आप देख सकते हो गवर्नमेंट को 5,23,846 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट है। और प्राइमरी डेफिसिट हमारा जो है यानी कि 2,92,598 करोड़ रुपीस, ये फिस्कल डेफिसिट, और अगर फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को अगर हटा दो तो उसको प्राइमरी डेफिसिट कहा जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हम कुछ 12 लाख करोड़ रुपए का तो इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं। अब ये जो डेफिसिट है, अब ये जो फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट है, इसके पैसे कहां से आ रहे हैं? तो ये पैसे गवर्नमेंट कहां से बोरो कर रही है? तो आप देख सकते हो इसके अंदर सिक्योरिटीज ली जाती है अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, अदर्स से पैसा आता है, ठीक है। उसके अलावा मार्केट बोरोइंग से आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग से आता है। मेजरली मार्केट बोरोइंग से आप देख सकते हो कि ये पैसा आता है कुछ 11-12% के हिसाब से। अब अगर हम बात करें बजट के बारे में, तो बजट की जो इस बार की सबसे एंटिसिपेटेड चीज थी वो थी टैक्सेशन रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले टैक्स के बारे में ही कर लेते हैं, उसके बाद सारी चीजों के हम डिस्कस करेंगे। टैक्स रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने बोला कि भाई डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर मेजर चेंज आएंगे और न्यू इनकम टैक्स बिल आएगा। जैसे लास्ट ईयर आईपीसी इंडियन पीनल कोड को चेंज करके भारतीय न्याय संहिता आई है, उसी तरीके से इनकम टैक्स एक्ट को अब गवर्नमेंट चेंज कर रही है और नेक्स्ट वीक इसको पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा। इसके अंदर लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होने वाला है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट एंड अनलीश प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसके अंदर हाई लेवल कमेटी बनाई गई है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के लिए। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स रहेगा स्टेट्स के लिए, एफएसडीसी मैकेनिज्म है, एंड जन विश्वास बिल 2.0 भी लेके आएंगे जिसके अंदर 100 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। अब अगर हम बात करें सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स की, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी चीज के बारे में चर्चा है। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई गवर्नमेंट ने टैक्स रिजीम के अंदर यानी कि इनकम टैक्स स्लैब्स को थोड़ा सा ट्वीक किया। हाँ, मुझे पता है, आपको पता है कि भाई 12 लाख तक सर टैक्स नहीं, उस पर भी मैं आ रहा हूं। तो यानी कि अगर कोई इंसान 0 to 4 लाख रुपए कमा रहा है उसको कोई टैक्स नहीं देना, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है ये, ठीक है। 4 से 8 में कमाता है तो 5%, 8 से 12 में कमाता है तो 10%, 12 से 16 में कमाता है तो 15%, उसी तरह अगर कोई 24 से ज्यादा कमाता है तो 30%। तो स्लैब्स को थोड़ा सा ब्रॉडन किया गया जिससे कि लोगों को थोड़ा सा टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। टैक्स बेनिफिट जो सीनियर सिटीजन का है, टैक्स डिडक्शन लिमिट उसको बढ़ा के 50,000 से 1 लाख कर दिया गया। एंड अगर कोई रेंट रिसीव होता है तो उस पर पहले 2.5 लाख से ऊपर पे टीडीएस कटता था, अब 6 लाख पे देना होगा, तो इसका फायदा होगा। इसके अलावा वॉलंटरी कंप्लाइंस के अंदर टाइम लिमिट दिया जा रहा है कि 2 से बढ़ा के 4 साल की आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, तो इससे लिटिगेशन कम होगी। कंप्लाइंस बर्डन कम किया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन रेड्यूस कंप्लाइंस फॉर स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस बाय इंक्रीजिंग द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 5 साल से 10 साल उसको कर दिया जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट कह रही है कि यार हम टैक्स सर्टेनिटी देना चाहते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स, जिसमें बहुत सारी ये जो पीएलआई स्कीम्स का उनको बेनिफिट मिलेगा। टॉनेज टैक्स स्कीम फॉर इनलैंड वेसल्स देने वाली है। एक्सटेंशन होगी इनकॉर्पोरेशन बाय 5 years फॉर स्टार्टअप्स को, उनको 5 साल की ज्यादा वैलिडिटी मिलेगी। एंड सर्टेनिटी ऑफ टैक्सेशन रहेगी टू कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 AIFs। अब अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, इस साल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कोई इनकम टैक्स नहीं लगने वाला 12 लाख रुपए तक। क्यों? मान लीजिए 12 लाख रुपए तक तो आपकी इनकम थी, उसके अंदर 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ऐड कर लो तो 12,75,000 तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। लेकिन अगर फर्दर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सेक्शन आई थिंक 87A है जिसके अंदर गवर्नमेंट ये रिबेट दे देती है कि भाई यहां तक जो तुम्हारे 80,000 रुपए का टैक्स बना है वो तुम्हें भरने की जरूरत नहीं है। तो जो 18 लाख तक कमा रहा है उसको 70,000 रुपए बचेंगे, और जो 24 लाख तक कमा रहा है उसको 1 लाख से ज्यादा का बेनिफिट होने वाला है, जो इस साल की मेजर अनाउंसमेंट है। और ये रिलीफ देने में गवर्नमेंट का 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होने वाला है। जो उनका रेवेन्यू है वो फॉरगॉन कर रहे हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करें तो 7 टैरिफ रेट हटा रहे हैं। अप्लाई टू नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज एक ही रहेगा कस्टम्स के अंदर, एंड इक्विवेलेंट सेस रहने वाला टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी। इसके अलावा 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन को एग्जेम्प्टेड लिस्ट में डाला गया जिन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 6 मेडिसिन को 5% ड्यूटी लिस्ट में डाला गया, एंड 37 मेडिसिन एंड 30 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम को भी एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। अब इस बजट का जो फोकस है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है, MSMEs पे है, इन्वेस्टमेंट्स पे है, एंड एक्सपोर्ट्स पे है। और इसके अंदर कई सारी चीजें गवर्नमेंट करने वाली है।
रिफॉर्म्स करने वाली है, इंक्लूसिविटी करने वाली है और विकसित भारत करने वाली है। अब सबसे पहले अगर विकसित भारत में बात करें तो गवर्नमेंट का फोकस रहेगा कि ग्रोथ को एक्सेलरेशन करना है, सिक्योर करना है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा तो इस बार मिडिल क्लास को रिलीफ दिया गया है। एनहांस करनी है स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास, जो मैं आपको कह ही रहा था। इनविगोरेट करना है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स एंड अपलिफ्ट करनी है हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले डेवलपमेंट मेजर्स जो गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी के ऊपर है। सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू गवर्नमेंट 7.7 करोड़ फार्मर्स को, फिशरमैन को, डेयरी फार्मर्स को 5 लाख रुपए तक का लोन देगी। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स के ऊपर टारगेट किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना के अंदर 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा और ऑलमोस्ट 1.7 करोड़ फार्मर्स को हेल्प करी जाएगी। कॉटन प्रोडक्टिविटी में 5 ईयर मिशन गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है एंड मखाना बोर्ड इन बिहार सेटअप कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको फूड प्रोसेसिंग FPO का इसको टैग दिया जाएगा, जिससे कि मखानास की प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जा सके। पल्सिस के लिए 6 ईयर मिशन लेके आ रही है विद स्पेशल फोकस ऑन तूर, उड़द, मसूर, और उनके ऊपर एम्फेसाइज किया जाएगा कि भाई प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, प्रोटीन कंटेंट भी एनहांस हो एंड पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एंड मैनेजमेंट भी हो सके, कि ऐसा ना हो कि सामान ही सड़ जाए। उसके बाद इंडिया पोस्ट, जो कि पोस्ट ऑफिस है अपना, उसको भी एज अ कैटलिस्ट बनाया जा रहा है रूरल इकोनॉमी का, कि वो इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, लाइक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश आउट, EMI पिकअप, क्रेडिट सर्विसेज टू माइक्रो एंटरप्राइजेज, इंश्योरेंस भी देगा और असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज भी देगा। तो इससे पोस्ट ऑफिस का रिवैम्प होने वाला है। उसके बाद MSMEs को सपोर्ट करा जाएगा और फर्दर मेक इन इंडिया को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस को भी दिए जाएंगे 5 लाख रुपए तक की लिमिट के उद्यम पोर्टल के थ्रू एंड दी फर्स्ट ईयर, एंड 10 लाख सच कार्ड्स इशू किए जाएंगे जिसमें 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट दिया जाएगा। एंड फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए 5 लाख रुपए फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाएगा, जो कि विमेन SC ST कैटेगरी से आती हैं, न्यू स्कीम, जिसमें 2 करोड़ रुपए तक का लोन अगले 5 साल के अंदर दिया जाएगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग विद मैंडेट टू फोकस ऑन ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस है, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बनानी है, वाइब्रेंट एंड डायनेमिक MSME करना है। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट स्कीम लेके आने फुटवेयर एंड लेदर्स के लिए, जिसके अंदर इंप्लॉयमेंट दी जाएगी 22 लाख लोगों को, और जो कि टर्न जनरेट कर पाएगा टर्नओवर 4 लाख करोड़ रुपए का। टॉय सेक्टर को, मेड इन इंडिया ब्रांड को ग्लोबली लेके जाना चाहती है गवर्नमेंट और हब बनाना चाहती है इंडिया को टॉय मैन्युफैक्चरिंग का, एंड सपोर्ट करना चाहती है फूड प्रोसेसिंग को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग बिहार के अंदर सेटअप किया जाएगा, जो कि एनहांस करेगा इनकम ऑफ द फार्मर्स, स्किल करेगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इसके अंदर आप देख सकते हो MSME को रिवाइज करने का क्राइटेरिया बना दिया। पहले 1 करोड़ से था, उसको अब 2.5 करोड़ कर दिया गया। इन्वेस्टमेंट को, टर्नओवर को 5 से 10 कर दिया गया है। स्मॉल को आप देख सकते हो 50 से 100 कर दिया गया है। 100 करोड़ तक है तो स्मॉल एंटरप्राइज रहेगा, और 250 करोड़ रुपए से उसको बढ़ा के मीडियम को 500 करोड़ रुपए कर दिया गया। फर्दर अगर हम बात करें कि पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन में क्या हो रहा है, तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। IITs के एक्सपेंशन किया जाएगा कैपेसिटी को। डे केयर कैंसर सेंटर्स सारे ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सेटअप किए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम को गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, डिजिटल फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। 5 नेशनल सेंटर्स एक्सीलेंस फॉर स्किल बिल्डिंग करी जा रही है। अटल टिंकरिंग लैब 50,000 सेटअप किए जाएंगे अगले 5 सालों में। सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च कर रही है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देगी सारे गवर्नमेंट सेकेंडरी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन होगा मेडिकल एजुकेशन का, 10,000 सीट्स ऐड करी जाएंगी एंड विद द गोल ऑफ एडिंग 75,000 सीट्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। PM स्वानिधि स्कीम के अंदर UPI लिंक क्रेडिट कार्ड स्ट्रीट वेंडर्स को दिए जाएंगे एंड वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी करा जाएगा जन आरोग्य स्कीम में। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन गवर्नमेंट लेके आ रही है। क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग होगी, सपोर्ट किया जाएगा MSMEs को टू टैकल नॉन टैरिफ मेजर्स। भारत ट्रेड नेट भी लेके आ रही है कि इंटरनेशनल ट्रेड विल सेट अप अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन यहाँ पे होंगे। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC आ रही है, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी बनाई जाएगी एयर कार्गो के लिए टू फैसिलिटेट अपग्रेडेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेयर हाउसिंग ऑफ एयर कार्गो इंक्लूडिंग हाई वैल्यू पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। उसके बाद इसके लिए रिफॉर्म्स किस तरीके से गवर्नमेंट कर रही है कि सबसे पहले ग्रामीण क्रेडिट स्कोर भी लेके आएंगे टू सर्व क्रेडिट नीड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। NABFID नाफिड जो है ये सेटअप किया जा रहा है, पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। रिवैम्प किया जाएगा CKYC रजिस्ट्री टू बी रोल्ड आउट इन 2025।
रैशनलाइजेशन होगा ऑफ रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर्स फॉर स्पीडी अप्रूवल ऑफ कंपनी मर्जर्स, जिससे कंपनी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जल्दी से जल्दी हो सके। एंड एफडीआई लिमिट जो है इंश्योरेंस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 74% से बढ़ा के 100% गवर्नमेंट कर रही है कि 100% एफडीआई के अंदर पैसा आ सकता है। बट इसके पीछे एक कैच है कि जितना भी प्रीमियम आ रहा है वो सारा का सारा आपको इंडिया के अंदर ही इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है कि आप बाहर उस पैसे को ले जाओ। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया यूनियन बजट के बारे में। आपको यूनियन बजट ये कैसा लगा आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपका एमबीए का इंटरव्यू है तो यूनियन बजट से रिलेटेड डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको हमारे लाइव बैच में एनरोल करना है या पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना है, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।